स्वागत है आपका इस कहानी के दूसरे भाग में दोस्तों। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे इस कहानी में। कुछ समय बाद ही एक थाईलैंड के मशहूर पटाया रिजॉर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर विताली हकीम नाम के शख्स की लाश मिलती है। इसके भी अधिकतर कपड़े गायब थे। इसे जलाया गया था। चार्ल्स सोबराज और उसके साथियों ने अगला निशाना 29 साल के हैंक बिंतंजा तथा उनकी 25 वर्षीय गर्लफ्रेंड कॉकी हेमकर को बनाया था। इनकी भी लाश 16 दिसंबर 1975 को एक सुनसान इलाके से मिलती है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होता है कि चार्ल्स सोबराज और उनके साथियों ने पहले इन लोगों से दोस्ती की और फिर उनको अपने भरोसे में लेकर लूट लिया। इनमें से जिसने भी विरोध किया उसकी लाश को उनकी ही गाड़ी से फ्यूल निकालकर जला दिया गया या फिर कुछ लोगों को ड्रग्स देकर मार दिया। क्योंकि कुछ महीने के अंदर ही कई महिलाओं की लाश मिली थी, जिसमें से ज्यादातर की हत्याएं एक ही अंदाज में की गई थीं और सभी को मरने के बाद बिकनी में ही छोड़ दिया गया था। इसलिए मीडिया में चार्ल्स सोबराज को द बिकनी किलर का नाम दे दिया जाता है। रिकॉर्ड के मुताबिक चार्ल्स सोबराज ने थाईलैंड में आखिरी मर्डर 16 सितंबर 1975 को हैंक बिंतजा तथा उनकी 25 वर्षीय गर्लफ्रेंड कॉकी हेमकर का किया था। 18 दिसंबर 1975 को इन दोनों की पहचान भी हो जाती है और चार्ल्स सोबराज की तलाश भी शुरू हो जाती है। मगर पुलिस को चकमा देकर चार्ल्स सोबराज हैंक बिंतंजा तथा कॉकी हेमकर के पासपोर्ट में बदलाव करते हुए एक फर्जी पासपोर्ट तैयार करता है और उसके सहारे भागकर नेपाल आ जाता है। नेपाल आते ही 21 दिसंबर 1975 को इनकी मुलाकात कनाडाई मूल की 26 वर्षीय लॉरेंट कैरियर तथा 29 साल के अमेरिकन नागरिक कॉनी जो ब्रॉन्जिक से होती है। इनसे भी दोस्ती करने के बाद 22 दिसंबर को चार्ल्स सोबराज और अजय चौधरी इन दोनों की जान ले लेता है और इन्हीं का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए वापस थाईलैंड भाग जाता है। थाईलैंड वापस आने पर चार्ल्स सोबराज को पता चलता है कि अब तक थाईलैंड में जो लड़कियां उसके लिए काम कर रही थीं, वो बिना उसे इन्फॉर्म किए लापता हो गई हैं। चूंकि चार्ल्स सोबराज को मालूम हो चुका था कि अब तक उनके लिए काम कर रही लड़कियां पुलिस को सब कुछ बता चुकी हैं, इसलिए चार्ल्स सोबराज एक बार फिर से फर्जी पासपोर्ट तैयार करता है और उन पासपोर्ट के सहारे भागकर कोलकाता आ जाता है। यहाँ वो कुछ दिन रहता है और इसी दौरान वो एक इजरायली नागरिक एवोनी जैकब की हत्या करने के बाद उसका पासपोर्ट चुरा लेता है और फिर इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए चार्ल्स सोबराज सिंगापुर चला जाता है। सिंगापुर में कुछ समय गुजारने के बाद वो मलेशिया जाता है। मलेशिया से फाइनली 1976 में एक बार फिर से चार्ल्स थाईलैंड जाता है। यहाँ इस बार वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है और पुलिस उससे पूछताछ भी करती है, मगर पुलिस को चार्ल्स सोबराज के खिलाफ सबूत नहीं मिलता है और उसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि थाईलैंड पुलिस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने जानबूझकर चार्ल्स सोबराज को छोड़ दिया था ताकि थाईलैंड का नाम खराब ना हो। यहाँ तक हर गुनाह में अजय चौधरी चार्ल्स सोबराज का बराबर साथ दे रहा था। मलेशिया आने के बाद ये लोग एक ज्वेलरी शॉप में बड़ा डाका डालते हैं और लाखों रुपए की कीमती मोती और पत्थर चुरा कर लापता हो जाते हैं। इस चोरी के बाद चार्ल्स सोबराज अपने कुछ साथियों के साथ चुराए गए कीमती मोतियों तथा पत्थरों को बेचने के लिए स्विट्जरलैंड चला जाता है और उसे बेचकर वापस भारत आता है। इस बार चार्ल्स सोबराज के साथ उसका पुराना साथी अजय चौधरी भारत वापस नहीं आता है। यहाँ तक कि अजय चौधरी स्विट्जरलैंड भी चार्ल्स के साथ नहीं गया था। दावा किया जाता है कि चार्ल्स सोबराज ने ही उसकी हत्या करके लाश को कहीं गायब कर दिया। हालांकि चार्ल्स सोबराज ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। चूंकि चार्ल्स सोबराज के लिए अब तक काम करने वाले ज्यादातर साथी या तो भाग गए थे या फिर उनकी जान खुद चार्ल्स सोबराज ने ले ली थी, इसलिए चार्ल्स भारत आने के बाद एक बार फिर से वो 3 लोगों की अपनी नई टीम बनाता है। भारत आने के बाद चार्ल्स पहली बड़ी घटना दिल्ली के मशहूर विक्रम होटल में 5 जुलाई 1976 को अंजाम देता है। दरअसल इस समय फ्रांस से 60 स्टूडेंट्स भारत की यात्रा पर आए हुए थे और इसी विक्रम होटल में ठहरे हुए थे। इस बात की भनक चार्ल्स को भी लग जाती है और वो उस होटल में जाकर रुकता है और किसी बहाने यहाँ ठहरे छात्रों से दोस्ती कर लेता है। इसी दोस्ती के दौरान वो उन छात्रों के पीने वाले पानी में एक बार फिर से नशीली दवाइयां मिला देता है। चार्ल्स सोबराज ने सोचा था कि पानी पीने के 1 घंटे बाद जब सभी सोने जाएंगे तब बेहोश होंगे, मगर ये दवा
उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से काम करने लगी और सभी पानी पीने के तुरंत बाद बेहोश होकर गिरने लगे। इस कारण बाकी के छात्र सचेत हो गए और उन्हें लगने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने चार्ल्स सोबराज और उसके दोनों साथियों को पकड़ लिया और पुलिस को खबर कर दी। इधर जितने भी लोगों को वो नशीला पानी पीने के लिए दिया गया था, उसमें से जियान लुक सोलोमन नाम के एक टूरिस्ट की मौत हो जाती है। इस खबर के मिलते ही तत्काल ही पुलिस ने चार्ल्स सोबराज और उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स सोबराज पर जियान लुक सोलोमन तथा इजरायली नागरिक एवोनी जैकब की हत्या तथा दर्जनों लूट, चोरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाता है। सुनवाई के बाद उसे एवोनी जैकब तथा जियान लुक सोलोमन की हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए 12 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है और उसे 2 अन्य साथियों के साथ तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। चूंकि चार्ल्स सोबराज पहले से ही जेल से भाग चुका था, इसलिए इस बार जेल की सुरक्षा काफी बढ़ा दी जाती है। इस बार सोबराज भागने की भी कोशिश नहीं करता है, बल्कि जेल के अंदर वो सभी से दोस्ती करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते जेल के अंदर वो बॉस बन जाता है। खबरों के मुताबिक तिहाड़ जेल के तत्कालीन जेलर से इसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जेलर ने सोबराज को उसे अपने कमरे के ठीक बगल में एक कमरा दे दिया था, जिसमें चार्ल्स सोबराज ठाट बाट से रहता था। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इस पूरे केस में चार्ल्स सोबराज की एक महिला वकील भी खुद को चार्ल्स सोबराज के प्यार में गिरने से नहीं बचा पाई थी और इन दोनों में भी संबंध बनने लगे थे। जेल में चार्ल्स सोबराज को हर तरह की सुख सुविधाएं थी। इसे जेल में चार्ल्स साहब कहा जाने लगा था। जेल के अधिकतर कैदी उसके गुलाम बन गए थे। इसी ठाट बाट और ऐसे मौज के बीच चार्ल्स सोबराज जेल से भागने का भी प्लान तैयार करता रहता है, मगर उसकी भनक किसी भी अधिकारी को नहीं लगती है। प्लान के तहत वो पहले तो जेल के अंदर एक विदेशी कैदी की मदद करते हुए उसे जेल से बाहर निकलवा देता है। वहीं जेल के अंदर 3 और कैदियों से गहरी दोस्ती कर लेता है और फिर प्लानिंग के बाद 17 मार्च 1986 को जेल में अपने कथित बर्थडे के मौके पर पार्टी का आयोजन करता है। प्लान के मुताबिक इस पार्टी के मौके पर कस्टर्ड बनाया जाता है, जिसमें चुपके से चार्ल्स सोबराज के साथ ही नशीली दवाइयां मिला देते हैं। इस कारण उस कस्टर्ड को खाने के बाद जेल के सभी सुरक्षा कर्मी समेत दूसरे सभी कैदी बेहोश हो जाते हैं और फिर मौके का फायदा उठाकर अपने 4 साथियों के साथ सोबराज बड़ी शान से जेल से बाहर निकल आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चार्ल्स सोबराज ने जेल से निकलकर भागने की बजाय गेट पर रुककर बेहोश गार्ड के साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी और फिर वहां पर पहले से खड़ी गाड़ी में बैठकर निकल गया था। देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल से चार्ल्स सोबराज जैसे खतरनाक अपराधी के भागने की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया और आनन फानन में चार्ल्स सोबराज को पकड़ने की कवायद फिर से शुरू हो गई। चार्ल्स को पकड़ने का जिम्मा मुंबई पुलिस के उसी अधिकारी को दिया गया जिन्होंने पहली बार 1971 में चार्ल्स सोबराज को पकड़ा था। कई हफ्तों तक पुलिस देश के अलग अलग हिस्सों में खाक छानती रहती है, मगर कहीं भी चार्ल्स सोबराज का पता नहीं चलता है। इसी क्रम में 6 अप्रैल 1986 को गोवा के एक होटल में सोबराज रात में अपने एक साथी के साथ आता है। वहां पर मुंबई पुलिस के वो अधिकारी पहले से ही मौजूद थे। वो चार्ल्स को देखते ही पहचान लेते हैं और फिर पूरी प्लानिंग के साथ चार्ल्स सोबराज को धर दबोचते हैं। गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स सोबराज को जब वापस गोवा से मुंबई और फिर मुंबई से दिल्ली लाया जाता है, तो दिल्ली पुलिस तथा तिहाड़ जेल के अधिकारी चार्ल्स सोबराज को एयरपोर्ट पर बीएसएफ की एक चार्टर प्लेन लेकर कस्टडी में लेने जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि चार्ल्स सोबराज का खौफ कितना ज्यादा था। दोबारा पकड़े जाने के बाद चार्ल्स सोबराज पर एक बार फिर से नया मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसकी सजा और बढ़ा दी जाती है। साथ ही उसकी सुरक्षा में भी काफी बढ़ोतरी कर दी जाती है। वैसे ये भी कहा जाता है कि दरअसल चार्ल्स सोबराज ने प्लानिंग के तहत जेल से भागने का प्लान किया था। दरअसल भले ही पहले थाईलैंड पुलिस ने चार्ल्स सोबराज को कथित तौर पर छोड़ दिया था, मगर बाद में एक फ्रेंच अधिकारी ने अपने लेवल से जांच करते हुए पुख्ता सबूत जमा कर लिए, जिसके आधार पर थाईलैंड में ट्रायल शुरू हो गया था और थाईलैंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से सोबराज के प्रत्यर्पण की भी अपील की थी। भारत सरकार भी चार्ल्स सोबराज की सजा के खत्म होते ही उसे थाईलैंड भेजने की तैयारी में लग गई थी। सोबराज को अच्छे से मालूम था कि अगर वो थाईलैंड जाता है तो 5 लोगों की हत्या के जुर्म में
उसे फांसी की सजा मिलनी तय है। इसी फांसी की सजा और थाईलैंड की प्रत्यर्पण से बचने के लिए चार्ल्स सोबराज जेल से भाग जाता है और फिर वो जानबूझकर पुलिस की पकड़ में आ जाता है ताकि उसे दोबारा बढ़ाकर सजा मिले, ताकि वो लंबे समय तक जेल में रह सके और थाईलैंड प्रत्यर्पण से बच सके। आगे कुछ ऐसा ही हुआ। उधर लंबे समय तक थाईलैंड में पेशी न होने की वजह से थाईलैंड में चल रहे केस को बंद कर दिया गया। 1997 तक चार्ल्स सोबराज भारत की जेल में ही रहता है और फिर 1997 में 21 साल की सजा पूरी होने के बाद उसे वापस फ्रांस भेज दिया जाता है। अगले कुछ समय तक चार्ल्स सोबराज फ्रांस में ही रहता है क्योंकि फ्रांस में उसने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था, इसलिए उसे वहां कोई सजा नहीं मिलती है। फ्रांस में रहते हुए वो लाखों डॉलर्स की कमाई करता है। दरअसल वो जिसे भी इंटरव्यू देता था उससे वो लाखों रुपए लेता था। कहा तो यहां तक जाता है कि एक अमेरिकन एक्टर डायरेक्टर ने चार्ल्स सोबराज के ऊपर किताब लिखने तथा उसके ऊपर फिल्म बनाने की राइट्स खरीदने के लिए सोबराज को 97 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी थी। चार्ल्स सोबराज की जिंदगी फ्रांस में ठीक ठाक चल ही रही थी कि वो 2003 में नेपाल आता है। 1975 के आसपास नेपाल में जो उसने 2 विदेशी नागरिक की हत्या की थी, वो केस अब तक नेपाल में बंद नहीं हुआ था और उसे अभी यहाँ गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके बावजूद चार्ल्स सोबराज यहाँ आता है और काठमांडू में अपना मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू करता है। वो यहाँ अपनी पहचान बदल कर रहता था, इसलिए उसे कोई नहीं पहचान पाता है। मगर नेपाल के बड़े मीडिया हाउस द हिमालयन टाइम का पत्रकार एक दिन चार्ल्स सोबराज को काठमांडू के कसीनो में देखते ही पहचान लेता है और फिर कुछ दिनों तक चार्ल्स के बारे में सभी जानकारी जुटाकर एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद नेपाल पुलिस के अधिकारी भी हरकत में आते हैं और मौका मिलते ही उसी कसीनो से चार्ल्स सोबराज को गिरफ्तार कर लेते हैं। चार्ल्स सोबराज पर 26 वर्षीय कैनेडियन नागरिक लॉरेंट कैरियर तथा 29 साल के अमेरिकन नागरिक कॉनी जो ब्रॉन्जिक की हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सोबराज पर नेपाल में फर्जी पासपोर्ट के सहारे आने के कारण भी मामला दर्ज किया जाता है और केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। सारी सुनवाई के बाद काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चार्ल्स सोबराज को 2 विदेशी नागरिक की हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। इस फैसले के खिलाफ चार्ल्स सोबराज नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट भी 30 जुलाई 2010 को काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए चार्ल्स सोबराज की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखता है। वैसे काफी लोगों का यह भी दावा है कि दरअसल चार्ल्स सोबराज जानबूझकर नेपाल आया था क्योंकि उसे यह डर सताने लगा था कि कहीं थाईलैंड में दोबारा केस शुरू हुआ और फ्रांस ने उसे थाईलैंड भेज दिया तो उसे मौत की सजा हो सकती है, जबकि नेपाल एक ऐसा देश है जहां मौत की सजा का प्रावधान ही नहीं है। इसलिए वो नेपाल आ गया था। नेपाल की जेल में रहते हुए भी चार्ल्स सोबराज की आशिकी कम नहीं हुई थी। जहां पहले उसने दर्जनों लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर प्यार का नाटक किया और बाद में उसकी हत्या कर दी, वहीं तिहाड़ जेल में रहते हुए भी कथित तौर पर उसने केस की पैरवी कर रही वकील के साथ रिश्ते बनाए थे। इसी तरह नेपाल की जेल में बंद रहते हुए उसने अपने ही वकील की बेटी के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। इनका नाम निहिता विश्वास है। निहिता विश्वास भी पेशे से एक लॉयर है। कथित तौर पर जेल में बंद रहते हुए 9 अक्टूबर 2008 को चार्ल्स सोबराज ने निहिता विश्वास से शादी कर ली। शादी के वक्त सोबराज की उम्र 66 साल थी, जबकि निहिता विश्वास की उम्र महज 22 साल थी। निहिता विश्वास इस कारण बहुत ज्यादा फेमस हुई हैं और फिर उन्हें बिग बॉस में भी शामिल होने का मौका मिला। चलिए अब आपको बताते हैं कि फिलहाल चार्ल्स सोबराज की स्थिति क्या है। फिलहाल चार्ल्स सोबराज की उम्र 78 साल है और वो अभी नेपाल की एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। 2010 में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां एक के बाद एक कई सर्जरी भी करनी पड़ी थी। सर्जरी के बाद ठीक होने के बाद एक बार फिर से उसे जेल में बंद कर दिया गया और अभी भी वो जेल में ही है। वैसे जेल में बंद रहते हुए 2021 में एक बार फिर से चार्ल्स सोबराज ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थीं। तब उसने जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रहते हुए कुछ विदेशी पत्रकारों को इंटरव्यू दे दिया था। चार्ल्स सोबराज पर अब तक दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं, साथ ही इस पर कई फिल्म भी बनी है। हाल ही में चार्ल्स सोबराज पर द सर्पेंट नाम की एक वेब सीरीज भी बनी है, जिसने दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी हैं।
वैसे तो ऑन रिकॉर्ड चार्ल्स सोबराज ने लगभग 10 से 15 हत्याएं ही की हैं, मगर अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्ल्स सोबराज ने कम से कम 30 हत्याओं को अंजाम दिया और इसके लूटपाट का तो कोई हिसाब ही नहीं है। फिलहाल चार्ल्स सोबराज जेल में बंद इन सभी गुनाहों की सजा काट रहा है, मगर ये भी कयास लगाए जाते हैं कि आने वाले समय में चार्ल्स सोबराज को जेल से रिहा भी किया जा सकता है। दरअसल नेपाल के कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी 70 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर उसे रिहा किया जा सकता है, भले ही उसका गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसी आधार पर कई बार चार्ल्स सोबराज को जेल से रिहा करने की भी मांग हुई है। अब आप बताएं कि चार्ल्स सोबराज को उसकी बढ़ती उम्र के आधार पर जेल से रिहा करना चाहिए या नहीं, और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें ताकि बाकी लोग भी इस हैवान की कहानी को जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।